डॉक्टर ने जैसे ही चैतन्या को बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो चैतन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी पत्नी को ये बात कैसे बताएगा। ससुर जी ने भी चैलेंज दिया कि मुझे 100 दिनों में खुशखबरी चाहिए। अब चैतन्या क्या करेगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत वारंगल में होती है। हम एक छोटे मोटे गुंडे जैक रेड्डी को देखते हैं। अपने टीचर ईश्वर रेड्डी के कहने पर उसने चैतन्या और उसके दोस्त सुब्बू का किडनैप कर लिया था। ईश्वर रेड्डी ने उसे बताया था कि चैतन्या उसे परेशान कर रहा है। जैक चैतन्या को मारने वाला था। तभी सुब्बू कहता है कि चैतन्या असल में उनकी बेटी कल्याणी का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ईश्वर रेड्डी उसे मरवाना चाहता है। ये सुनकर जैक रेड्डी रुक जाता है। वो लव स्टोरी फिल्मों का फैन था, तो अब वो चैतन्या से कहता है कि मुझे अपनी लव स्टोरी सुना, अगर तेरी कहानी अच्छी लगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इसके बाद चैतन्या उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जब हैदराबाद में सुब्बू 3rd अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाता है। चैतन्या उसे हॉल तक ड्रॉप करता है। वापस जाने वाला था कि तभी अचानक से सामने एक ऑटो आकर रुकता है। जैसे ही चैतन्या ऑटो में बैठी लड़की को देखता है तो उसकी नजरें वहीं पर रुक जाती हैं और पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। लेकिन लड़की उसकी तरफ देखे बिना ही अंदर चली जाती है। चैतन्या मायूस होकर जाने वाला ही था कि लड़की उसके पास आती है, बताती है कि वो गलती से यहाँ आ गई है, जबकि उसका एग्जाम सेंटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दूसरे कॉलेज में है। वो चैतन्या से हेल्प मांगती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो जल्दी से लड़की को बाइक पर बिठाता है और फुल स्पीड में एग्जाम सेंटर तक पहुंचा देता है। जैसे ही बाइक रोकता है, लड़की बिना कुछ बोले भागते हुए अंदर चली जाती है और बाहर खड़ा चैतन्या सोचता है कि यार कम से कम थैंक यू तो बोल देती, लेकिन कोई बात नहीं। वो एग्जाम खत्म होने का इंतजार करता है। फिर लड़की बाहर आती है और इस बार चैतन्या उसे देखते ही उसका नंबर मांगने लगता है। यह सुनकर लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और फिर पर्स से 100 रुपए निकाल कर चैतन्या को दे देती है। कहती है कि फ्री में किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए और पैसे देकर वहां से चली जाती है। शुरू होते ही चैतन्या की लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुब्बू सॉफ्टवेयर कंपनी की ऑफिस में मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए लड़की देख रहा था। तभी अचानक से उसके सामने उसी लड़की की प्रोफाइल आ जाती है, जिसे देखते ही चैतन्या शॉक्ड हो गया और इस तरह से उसे पता चला कि लड़की का नाम है कल्याणी। प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट में लिखा था कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जिसके बाद सुब्बू ने उसे मैट्रिमोनियल साइट पर रिक्वेस्ट भेजी और अगले ही सेकंड कल्याणी ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद चैतन्या भी अपना लक आजमाने का फैसला करता है। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई और कल्याणी को रिक्वेस्ट भेज दी। किस्मत अच्छी थी, कल्याणी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों ने चैट करके एक दूसरे से बात की और कल्याणी ने उसे वारंगल के एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन चैतन्या कॉफी शॉप में जाते हैं तो वहां उसकी मुलाकात हुई कल्याणी के पापा ईश्वर रेड्डी से। दरअसल ईश्वर रेड्डी ने ही मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी बेटी की प्रोफाइल बनाई थी। वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा था कि जब उन्हें लगेगा कि लड़का उनकी बेटी के लिए परफेक्ट है, तब वो लड़के को अपनी बेटी से मिलवाएंगे और उसकी शादी करवाएंगे। वो अनजान बनकर चैतन्या से सवाल करते हैं तो चैतन्या उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। उसकी सैलरी है 60,000 रुपए। माँ बाप नहीं है। एक बहन है जो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ईश्वर रेड्डी उससे शादी के बारे में पूछते हैं तो चैतन्या कहते हैं कि हमारी इस जनरेशन में शादी के लिए माँ बाप की परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो भागकर शादी भी कर लेंगे। यह सुनकर ईश्वर रेड्डी शॉक्ड हो जाता है। उसे बताता है कि कल्याणी ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसका पिता हूँ और वो वही शादी करेगी जहाँ मैं चाहता हूँ। सच्चाई जानने के बाद चैतन्य उनसे माफी मांगते हैं कि मैंने जो कहा उसका कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन अब ईश्वर रेड्डी उसकी बात सुनते ही नहीं और वहां से चले जाते हैं। अब चैतन्या को लगने लगता है कि शायद कल्याणी उसकी किस्मत में है ही नहीं, लेकिन उनको मिलना ही था। चैतन्या वापस हैदराबाद जा रहा था, तब रास्ते में वो एक प्रेग्नेंट औरत को देखता है जिसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। तब चैतन्य उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। एट द सेम टाइम कल्याणी भी वहां पहुंच जाती है। वो उसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऑटो बुलाने गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लाल गाड़ी वाला आदमी उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, तब कल्याणी भी उसका पीछा करती है। हॉस्पिटल में वो चैतन्या को देखते ही पहचान जाती है और फिर जब उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेकर आने वाला चैतन्य ही है,
तब वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि चैतन्य बहुत अच्छा इंसान है, तो इस बार वो चैतन्य को खुद ही अपना फोन नंबर दे देती है। फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों दिन रात फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। चैतन्य कल्याणी से झूठ बोलता है कि अब वो वारंगल में ही काम करता है, जबकि सच्चाई ये थी कि जब भी कल्याणी उसे मिलने के लिए बुलाती थी तो चैतन्य हैदराबाद से वारंगल उससे मिलने के लिए जाता था। दोनों साथ में घूमते रहते हैं। कल्याणी उसे लेकर अपनी माँ की समाधि पर भी जाती है। बताती है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो यहीं अपनी माँ के पास आ जाती है अपने दिल की बात बताने के लिए। फिर एक दिन जब दोनों मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कल्याणी के पापा उन्हें देख लेते हैं। कल्याणी कहती है कि पापा, मैं आपको चैतन्य के बारे में बताने वाली थी, लेकिन ईश्वर रेड्डी कहते हैं कि मैं इससे पहले ही मिल चुका हूँ। सुनकर कल्याणी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद वो कल्याणी को चैतन्य के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि ये लड़का बहुत बड़ा झूठा है। इसने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि ये हैदराबाद में जॉब करता है और हर हफ्ते तुमसे मिलने के लिए यहाँ आता है, और मैंने उस दिन इसके साथ तुम्हारी शादी करवाने से मना कर दिया था, तो अब ये झूठ बोलकर तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसा रहा है। वो कल्याणी को लेकर वहां से चले जाते हैं और बेचारा चैतन्य कुछ बोल भी नहीं पाता, लेकिन वो कल्याणी का पीछा नहीं छोड़ता और अपने फ्रेंड सुब्बू के साथ उसके घर तक पहुंच जाता है। दोनों घर के बाहर ही खड़े थे और उन्हें देखकर ईश्वर रेड्डी घबरा जाता है। सोचता है कि कल्याणी उसके साथ भाग न जाए। तब अपने नौकर के कहने पर ईश्वर रेड्डी ने जैक रेड्डी को कॉल किया था, जिसके बाद जैक ने उनका किडनैप करवा लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चैतन्य की कहानी सुनकर जैक रेड्डी की आंखों में आंसू आ जाता है। वो इन दोनों को मिलवाने का फैसला करता है, जिसके बाद चैतन्य के आदमी कल्याणी का भी किडनैप कर लेते हैं। दोनों को साथ बिठाकर जैक रेड्डी उन्हें आइडिया देता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। फिर बच्चे पैदा होने के बाद कल्याणी के पापा अपने आप ही मान जाएंगे और चैतन्य को दामाद के रूप में स्वीकार भी कर लेंगे। दोनों इस तरह से शादी के लिए मान भी जाते हैं और शादी कर भी लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बच्चे पैदा करना और ईश्वर रेड्डी को मनाना उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। शादी के बाद दोनों का प्यार और भी बढ़ जाता है। कल्याणी हैदराबाद में चैतन्य के साथ रहने लगती है। दोनों दिन रात खूब रोमांस करते हैं, बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन 6 महीने ट्राई करने के बाद भी कल्याणी प्रेग्नेंट नहीं होती। तब ये दोनों डॉक्टर पद्मा के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इतनी यंग एज में घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों की कुछ जांच करवाती है और चैतन्य से कहती है कि शाम को आकर रिपोर्ट ले जाना। कल्याणी वापस घर चली जाती है और चैतन्य ऑफिस पहुंच जाता है। उसका बॉस बताता है कि 3 महीने में उन्हें अपना नया प्रोजेक्ट हर हाल में सबमिट करना होगा। चैतन्य कहता है कि प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने बहुत कम है, लेकिन बॉस कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिन रात काम करो, चाहो तो डबल सैलरी ले लो, लेकिन 3 महीने में इस काम को पूरा करना ही होगा। शाम को चैतन्य डॉक्टर पद्मा से मिलने जाता है तो पद्मा बताती है कि दोनों की रिपोर्ट आ गई है। कल्याणी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्पर्म काउंट बहुत कम है और इस वजह से फिलहाल वो बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर चैतन्य बुरी तरह से घबरा जाता है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम अभी यंग हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर 3 महीने में नया स्पर्म बनता है, 3 महीने तक वेट करते हैं, अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मायूस होकर चैतन्य घर आता है तो उसे एक और झटका लगता है। आज कल्याणी के पापा ईश्वर रेड्डी उसके घर आए हुए थे। उन्होंने कल्याणी को माफ कर दिया था और कल्याणी भी बहुत खुश थी। वो चैतन्य और अपने पापा को बात करने के लिए छोड़ देती है और खुद किचन में चली जाती है। इधर कल्याणी के पापा कहते हैं कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुमने जैसा प्लान किया था वैसे ही मेरी बेटी को भगा ले आए, लेकिन अब मैं यहाँ अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर चैतन्य शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ईश्वर रेड्डी कहते हैं कि अगले 100 दिनों में मैं अपनी बेटी को तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा, वो तुमसे नफरत करने लगेगी और तब मैं कल्याणी को लेकर तुमसे दूर चला जाऊंगा। चैतन्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर रेड्डी कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार करते हो तो 100 दिनों में साबित करके दिखा देना, मैं भी मान जाऊंगा। और कल्याणी को इस चैलेंज के बारे में कुछ भी मत बताना। चैतन्य के सामने एक नहीं 3 प्रॉब्लम एक साथ खड़ी हो गई थी। ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी 3 महीने की थी। डॉक्टर ने भी 3 महीने तक वेट करने को बोला था और वो कल्याणी को बता भी नहीं पाता कि उसका स्पर्म काउंट कम है, जिसकी वजह से वो फिलहाल बाप नहीं बन सकता। इसके अलावा अब कल्याणी के पापा ने भी 3 महीने में ही उसे अपना प्यार प्रूफ करने का चैलेंज दिया था।
चैतन्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब सुब्बू उसे आइडिया देता है कि अगर इन 3 महीनों में कल्याणी किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाए तब शायद कल्याणी के पापा मान जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए चैतन्य के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कल्याणी के पापा अब उनके घर पर ही रहते हैं। उन्हें बिना एसी के नींद नहीं आती थी, तो कल्याणी उन्हें अपने बेडरूम में सुला देती है, जिसे कि चैतन्य और कल्याणी बाहर हॉल में सोने लगते हैं और इसी वजह से उन्हें रोमांस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से चैतन्य का स्पर्म काउंट भी बहुत कम था। तो सुब्बू उसे लेकर एक फर्टिलिटी डॉक्टर किशोर के पास जाता है। तब किशोर उससे कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और तुम्हें 3 महीने में ही रिजल्ट भी चाहिए, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। चैतन्य इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद किशोर उसे 1 महीने की दवाइयां देता है, जिसका बिल 1 लाख रुपए से भी ज्यादा था। सब कुछ लेकर चैतन्य घर आता है। कल्याणी से कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और अब से मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही खाऊंगा, डेली वर्कआउट करूंगा। सुनकर कल्याणी खुश हो गई, लेकिन उसके पापा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अचानक से इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। इसके बाद चैतन्य ने किशोर के बताए हुए रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर रेड्डी चैतन्य और कल्याणी को अलग करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। वो बार बार घर के सामानों को लेकर सवाल उठाते रहते थे कि घर में डबल एसी नहीं है, अच्छा वाला सोफा नहीं है, 32 इंच वाली टीवी नहीं है, इडली बनाने के लिए ग्राइंडर नहीं है। तो एक दिन कल्याणी ने चैतन्य का क्रेडिट कार्ड लेकर सब कुछ खरीद लिया। चैतन्य के पूछने पर कहती है कि इसे अपने दिल पर मत लेना, ये सब कुछ वो अपने पापा को खुश करने के लिए कर रही है, लेकिन इसका बिल तो चैतन्य को ही भरना था, इसलिए वो परेशान हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह जब चैतन्य डॉक्टर किशोर के आश्रम में योगा करने के लिए गया, तो वहाँ जैक रेड्डी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। चेहरा छुपाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक रेड्डी उसे पहचान लेता है। उसने चैतन्य को बुलाया और फिर दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बात करने लगे। चैतन्य उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो जैक रेड्डी भी बताता है कि उसे इरेक्शन प्रॉब्लम है, उसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है। अगले दिन चैतन्य ऑफिस गया तो आज बॉस भी उससे बहुत नाराज था। प्रोजेक्ट सबमिट करने की डेडलाइन नजदीक आ रही थी और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था। ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का राम भी पिछले कई दिनों से छुट्टी पर था। बॉस हर हाल में डेडलाइन तक काम पूरा करने के लिए कहता है। शाम को सब लोग कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाते हैं। चैतन्य के साथ कल्याणी और उसके पापा ईश्वर रेड्डी भी थे। वो सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ईश्वर रेड्डी इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में था, आज उसे मौका मिल भी जाता है। चैतन्य के कॉलेज का एक फ्रेंड शराब के नशे में बताता है कि चैतन्य कॉलेज में शांति से प्यार करता था, लेकिन वो शांति को कभी प्रपोज नहीं कर पाया। इधर शांति भी अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आती है। चैतन्य उसे कल्याणी से मिलवाता है, तो कल्याणी पूछने लगती है कि तुमने कॉलेज के सभी दोस्तों के बारे में बताया, लेकिन शांति के बारे में कभी नहीं बताया। चैतन्य कहता है कि मैं भूल गया था। लेकिन तभी ईश्वर रेड्डी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कल्याणी को बता देता है कि कॉलेज में चैतन्य शांति से प्यार करता था, इसलिए उसके घर का नाम भी शांति निलयम है। इसके बहन की बेटी का नाम भी शांति है, तो और इसके वाईफाई का पासवर्ड भी शांति ही है। और ये सुनकर कल्याणी गुस्सा हो जाती है, चैतन्य को उल्टा सीधा बोलती है और रोते हुए घर आ जाती है। घर आकर भी कल्याणी झगड़ा ही कर रही थी। तब चैतन्य ने उससे कहा कि शायद तुम भूल रही हो कि मेरी माँ का नाम भी शांति ही है और ये सब कुछ मेरी माँ के नाम पर है। यह सुनकर कल्याणी का गुस्सा शांत हो जाता है। वो पूछती है कि तुमने पार्टी में ही क्यों नहीं बताया। तो चैतन्य कहते हैं कि अगर पार्टी में बता देता तो मेरे सारे फ्रेंड तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगते कि तुम बहुत शक करती हो। दूसरे कमरे में खड़ा ईश्वर रेड्डी भी उनकी बातें सुन रहा था और ये सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि चैतन्य सच में कल्याणी से प्यार करता है। वो कल्याणी के लिए परफेक्ट लड़का है और उन दोनों को अकेला छोड़कर वापस वारंगल अपने घर चला जाता है। वारंगल में उसकी मुलाकात होती है जैक रेड्डी से। उन्हें देखते ही जैक उनके पैरों में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है कि चैतन्य से उसकी बेटी की शादी करवा के उसने गलती कर दी है। वो ईश्वर रेड्डी को चैतन्य की सारी सच्चाई बता देता है कि उसका स्पर्म काउंट कम है, वो फिलहाल बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर ईश्वर रेड्डी भी शॉक हो जाता है। वो तुरंत चैतन्य को कॉल करता है, कहता है कि तुम इतने बड़े चीटर हो, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं अब तुम्हारे बारे में कल्याणी से कुछ नहीं कहूंगा और मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल्याणी को अपनी सच्चाई बताओगे या उसके लिए बुरे हस्बैंड बनोगे। कुछ भी करो जिससे कि मेरी बेटी खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाए। उससे प्यार करते हो तो उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाओ।
चैतन्य भी जानता था कि कल्याणी माँ बनने के लिए कितनी एक्साइटेड है, लेकिन फिलहाल उसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी। तो अब चैतन्य भी उसकी खुशी के लिए उससे दूर जाने का फैसला करता है। वो शराब पीकर अपने घर आता है, कल्याणी के सामने पूरे नशे में घर के सारे सामान तोड़ने लगता है, उसे गालियां देने लगता है, उसके पापा को गालियां देता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कल्याणी को मारने के लिए हाथ भी उठा देता है, उसे धक्का मारकर घर से चले जाने के लिए कहता है। कल्याणी भी रोते हुए अपना सारा सामान पैक करती है और वापस वारंगल अपने पापा के पास चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे, लेकिन हर पल एक दूसरे को याद करते रहते हैं। कल्याणी चाहती थी कि काश चैतन्य उसे एक बार कॉल करके सॉरी बोल दे तो वो सब कुछ भूलकर वापस उसके पास चली जाएगी, लेकिन इधर चैतन्य कल्याणी की खुशी के लिए उससे दूर रहने की कोशिश करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। ईश्वर रेड्डी उन दोनों का डिवोर्स करवाने की कोशिश कर रहे थे, कल्याणी की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे और एक दिन कल्याणी को बताते हैं कि आज तुमसे मिलने के लिए एक लड़का आने वाला है, अर्जुन। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। इसके बाद वो मार्केट चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन कल्याणी से मिलने आता है। कल्याणी उसके लिए चाय लेकर आती है। तब चाय पीते हुए अर्जुन उससे कहता है कि 6 महीने पहले जब तुम्हारे पापा हैदराबाद में मुझसे मिले थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है और तब से मैं शादी के लिए तुम्हारे डिवोर्स का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कल्याणी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि 6 महीने पहले तो उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे अपने पापा का इरादा समझ में आ जाता है। वो अर्जुन से सॉरी बोलकर घर से विदा करती है और जब ईश्वर रेड्डी घर पर आते हैं तो कल्याणी पूछती है कि आपने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा था, आप मुझे और चैतन्य को अलग क्यों करना चाहते थे। तो रेड्डी कहते हैं कि तुमने चैतन्य से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तुम दोनों को अलग करके मैं उसी गलती को सुधार रहा हूँ। और आज वो कल्याणी को चैतन्य की बीमारी के बारे में भी बता देते हैं कि उसका स्पर्म काउंट कम है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। जिसे सुनकर कल्याणी रोने लगती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इधर चैतन्य अब कल्याणी से दूर नहीं रह पाता। वो कल्याणी को वापस ले जाने के लिए उसके घर आता है। उसे देखते ही ईश्वर रेड्डी उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन चैतन्य जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा खोल कर देखता है तो कल्याणी कमरे में नहीं थी। ईश्वर रेड्डी कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो चैतन्य कहते हैं कि तुम कैसे बाप हो यार, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर से गायब हुई है और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बेहतर होगा कि चलो हम सब मिलकर साथ में ढूंढते हैं। फिर वो लोग एक साथ कल्याणी को पूरे शहर में ढूंढने लगते हैं। चैतन्य उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था और उसकी हालत देखकर आखिरकार ईश्वर रेड्डी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि चैतन्य कल्याणी को उससे भी ज्यादा प्यार करता है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें कल्याणी मिल जाती है। वो अपनी माँ की समाधि पर बैठी रो रही थी। ईश्वर रेड्डी उससे माफी मांगते हैं कि आज के बाद तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। चैतन्य भी उससे स्पर्म काउंट वाली बात छुपाने के लिए माफी मांगते हैं। कल्याणी उनसे कहती है कि आप दोनों अपनी लड़ाई में ये भूल गए कि मैं क्या चाहती हूँ। आप दोनों लड़ रहे थे कि मुझसे ज्यादा प्यार कौन करता है, लेकिन ये भूल गए कि आप दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वो चैतन्य से कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे फर्टिलिटी काउंट से नहीं। प्यार को साबित करने के लिए बच्चों का पैदा होना जरूरी नहीं है। चैतन्य भी उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।